हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन कहां तक पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो अब आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1A का, जैसे पुराने वीडियो में 1A के साथ और क्या लिखा रहा होगा 1B। तो जैसे हमारे वीडियो से अगर कोई नया व्यक्ति कनेक्ट हो रहा होगा, कोई नया बच्चा कनेक्ट हो रहा होगा, तो यहाँ 1A लिखा और यहाँ क्या लिखा हुआ है 1B। तो मैं बता दूं, जो नई बुक होगा वो तो 1A में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिनके पास पुरानी बुक होगा, पुरानी बुक का 1A नहीं पढ़ना, कहां से स्टार्ट करना बच्चों 1B से। तो जो नई बुक का 1A होगा, पुरानी बुक का वही क्या कहलाएगा 1B। तो क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखें तो लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो हमसे क्या रखा है, एक कोई संख्या है और वो हमारी संख्या क्या है, संख्या दे रखा है 6 की पावर n। क्या दे रखा बच्चों 6 की पावर, मतलब हमारी जो संख्या है वो दे रखी है 6 की पावर n। तो क्या रखा है, जो ऊपर पावर में घात में n लिखा हुआ है वो n के बारे में क्या लिखा गया, क्या रखा है, उस n को बोला गया है प्राकृतिक संख्या। तो हम सभी लोग जानते होंगे जो प्राकृतिक संख्या n है, जो प्राकृतिक संख्या n है बच्चों, तो प्राकृतिक संख्या n कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 इस तरीके तक आगे तक चली जाएगी। तो क्या रखा है, यदि n का मान 1 ले, n का मान 2 ले, n का मान 3 ले, n का मान 4 ले, तो क्या रखा है, कोई 6 की पावर में ऐसी संख्या आएगी कि उसका जो अंतिम अंक आए वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर मैं 6 ब्रैकेट में लिखूं और इसका पूरे की पावर क्या लगा दूं बच्चों n, तो अगर मैं 6 की पावर अगर तोड़ूं तो ध्यान से देखो, 6 का गुणनखंड करूं तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और पावर में क्या लिखा है n। अब इधर थोड़ा ध्यान से इस सवाल के बारे में समझेंगे। अगर लिखा हो 2 गुणे 5, तो 5 दुनिया कितना हो जाएगा 10। अगर 2 बार लिखा हो, 1 बार 5 लिखा हो, तब भी क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब अंतिम अंक क्या आ रहा है 0। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 आने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना अति आवश्यक है, क्योंकि 2 और 5 का गुणा क्या बन जाता है बच्चों 10। उसके साथ और कोई भी संख्या हो, अगर जाहिर अगर 2 और 5 का गुणा 10 आ गया, तो 2 और 5 के साथ कितनी भी संख्याएं लिखी हो उनका गुणा करने के बाद अगर उसमें 10 का गुणा करूंगा तो पक्का क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। जैसे हम देख लें, जैसे मैं लिख दूं 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो, हमारा यहाँ 2 और 5 गुणनखंड में है या नहीं। तो देखो, इनका जो भी गुणनखंड आएगा देखना लास्ट में क्या आना आएगा 0 आएगा। 5 दुनिया 10 होगा, 7 त्रिक क्या होगा 21, और गुणे क्या 10, गुणा करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 210। ध्यान से देखो लास्ट में क्या आया 0। इसका मतलब यहाँ जो 6 की पावर n संख्या है उसके गुणनखंड में 2 और क्या है 3 है। तो 2 के साथ अगर 5 होता तो 5 और दुनिया कितना हो जाता 10 हो जाता, लास्ट में 0 आता। फिर ये जो प्राकृतिक संख्या घात में n लिखी है, इसका मान चाहे 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, कुछ भी होता, अगर इसके अंदर 2 के साथ 5 का अगर एक गुणनखंड और आता तो 5 और 2 का गुणनखंड 10 हो जाता। 10 की पावर चाहे तुम जितना करो ये फिक्स है, लास्ट में कितना आएगा बच्चों 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो संख्या 6 की पावर n है, इसका अंतिम अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब इसका गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और
5 होना चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें 6 का हमने गुणनखंड किया तो केवल 2 और क्या आया 3। इसका मतलब 2 तो है लेकिन इसके गुणनखंड में क्या नहीं है 5 नहीं है। अगर इसके गुणनखंड में 5 नहीं है इसका मतलब ये जो 6 की पावर n के रूप की संख्या है इसका अंतिम अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो हम इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः संख्या के गुणनखंड में 2 के साथ 5 नहीं है, इसलिए दी गई संख्या का मान, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये सिंपल हमको स्टेटमेंट या कथन लिखना था। अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 आ गया होता तो मैं सिंपल तरीके से 2 और 5 आता तो मैं कह सकता था कि जो प्राकृतिक संख्या 6 की पावर n है उसका अंतिम अंक किस पर समाप्त होता 0 पर, क्योंकि मुझे पता है 2 और 5 का गुणा करने पर क्या आता है 10 और 10 की पावर तुम चाहे जितना कर दो अंतिम अंक क्या आएगा 0 फिक्स है आएगा। इसलिए हमने क्या लिखा, अतः संख्या के गुणनखंड में 2 के साथ 5 नहीं है, इसलिए दी गई संख्या का अंतिम अंक, थोड़ा सा गलत लिख गया, अंतिम अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमने खत्म कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी 9th के बाद अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। इसमें 2 क्वेश्चन है कर रखा है, ये वाला और ये दोनों क्वेश्चनों की व्याख्या करना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो अगर हम पढ़ते होंगे तो भाज्य और अभाज्य 2 संख्याएं होती हैं। अगर कोई संख्या लिखी हुई है, अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो संख्या या तो क्या होगी भैया जी भाज्य होगी या तो क्या होगी अभाज्य होगी। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर लिखा हो या तो वो संख्या क्या होगा भाज्य होगा या तो क्या होगा अभाज्य होगा। भाज्य का मतलब होता है जो अपने आप से व एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है। हमने क्या लिखा, संख्या भाज्य जो अपने आप से व एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब होता है जो स्वयं व एक से विभाजित होती है उसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये सिंपल हमने पढ़ा अभाज्य के बारे में और ये क्या है भाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या है, जो अपने आप से व एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य जो स्वयं व एक से विभाजित होती है उसे हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहला लिखा हुआ है 7 गुणे 11 11 गुणे 13 और प्लस का क्या लिखा हुआ है
13। ध्यान से देखो ये तीनों गुणे में है और प्लस का आगे क्या लिखा हुआ है 13। इन दोनों में बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो 13 दोनों से क्या है कॉमन। तो यहां केवल क्या बचा 7 गुणे 11 बचा और यहां से जब 13 कॉमन चला गया तो प्लस का क्या बचा केवल 1 बचा। तो 13 11 सते 77 होगा, प्लस का कितना होगा 1 होगा। अब यहां लिखा हुआ है 13, अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो 77 और 1 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो 13 गुणे क्या हो जाएगा ये सिंपल 78। अब ध्यान से अगर मैं देखूं 13 का मल्टीप्लाई करूं तो 13 8 104 होता है। अगर हासिल देखें तो कितना बचा बच्चों 10 बचा। 13 सते कितना होता है 91 और 91 अगर 10 जोड़ू तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 101। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो 1014 आया और ध्यान से देखो सबसे अंतिम अंक क्या लिखा हुआ है 4। इसका मतलब ये किससे विभाजित हो जाएगा 2 से विभाजित हो जाएगा। अब 2 से विभाजित हो जाएगा तो अभी मैंने भाज्य की परिभाषा क्या लिखी, जो अपने आप से व 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो तो वो क्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ध्यान से देखो ये 1 से तो विभाजित है ही, 1014 से भी विभाजित हो जाएगा तो 1 और स्वयं से विभाजित तो है ही, लेकिन ये किससे और से विभाजित है 1014 2 से भी विभाजित हो जाएगा। 1014 के फैक्टर में देखो पहले से 13 लिखा है, ये 13 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 1014 आया जब इनको सॉल्व किया हल किया तो क्या संख्या आई 1014 आया। अगर 1014 आया इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल तरीके से इस संख्या को हल करने पर ओवरऑल जो मेरा एक नंबर आया, जो मेरी एक संख्या आई वो क्या आई 1014। तो 1014 अपने आप से और 1 के अलावा और कई संख्याओं से विभाजित होती है, इसलिए कौन सी संख्या होगी ये भाज्य संख्या होगी। तो मैं लिख दूंगा अतः संख्या 1014 स्वयं व 1 के अलावा और कई संख्याओं से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको हटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है इसी का अगला है 7 गुणे 6 गुणे 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का क्या है 5 है। अब अगर मैं इसको हल करूं तो ध्यान से देखो दोनों से 5 क्या है कॉमन, तो यहाँ 7 बचेगा 6 बचेगा 4 बचेगा 3 बचेगा 2 और 1 प्लस का क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा। अब देखो हम छोटे छोटे संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42। इसी तरीके 4 और 3 का 4 3 12 बार दुनिया कितना हो जाएगा 24 एकदम 24 प्लस का क्या बचा 1 बचा। अब हमको 42 और 24 का गुणा करना है। अगर मान लिया 42 और 24 का गुणा नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं 4 दुनिया 8 होगा 4 चौक 16 2 दुनिया 4 2 चौको 8, तो यहाँ 8 आया 6 4 10 8 1 9 1 10। तो ध्यान से देखो कितना आ गया, इनका मल्टीप्लिकेशन 1000 क्या आया बच्चों 8 और प्लस का क्या है 1। अब देखो 5 1000 कितना हो जाएगा जोड़ने पर 9, जब इनका मैं गुणा करूंगा तो 5000 कितना हो जाएगा बच्चों 45। इसका मतलब 5000 क्या हो जाएगा ये 45। अब 5045 तो तुम ध्यान से देखो इसके लास्ट वाला अंक क्या रहा बच्चों 5,
और पीछे हम कई सवालों में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई संख्या का अंतिम अंक 5 हुआ तो वो किससे विभाजित होगा? 5 से। इसका मतलब 5000 जो 45 है वो अपने आप से तो विभाजित है ही, 1 से भी विभाजित हो जाएगा, और किस संख्या से विभाजित हो जाएगा? 5 से भी विभाजित होगा। इसका मतलब ये स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या जैसे 5 से भी विभाजित है, इसलिए ये भी संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसका भी स्टेटमेंट बिल्कुल इसी तरीके लिखना जैसे इसके पहले वाले में लिखा है। तो यहां भी हम क्या लिख देंगे? अतः संख्या 5045 स्वयं या 1 के अलावा और कई संख्याओं से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो मैं यहां लिख दूंगा अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। क्या है? अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। तो इस वीडियो में हमने 9th और 10th क्वेश्चन पढ़ा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11th। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 11 देखते पढ़ते हैं क्या दे रखा है। बोर्ड में लिखा हुआ है, बोर्ड पर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कह रखा है जो हमारा पथ है बच्चों को किस प्रकार का है? वो एक वृत्ताकार पथ है। तो बना लेते हैं वृत्ताकार पथ। इस तरीके का कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्ताकार पथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको वृत्ताकार पथ बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, कह रखा इस वृत्ताकार पथ पर मान लेते हैं एक स्थान ए है। क्या मान लिया बच्चों हम लोगों ने? एक स्थान ए है। कह रखा है इसी स्थान से उसने, क्योंकि बोला है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कह रखा है इसी स्थान से कौन चलता है? सोनिया चलती है। कौन चलता है बच्चों? सोनिया। और कह रखा है इसी स्थान से और कौन चलता है? एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? रवि है। कह रखा है रवि जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता, मतलब ए से चलता है और वृत्ताकार पथ का चक्कर काट कर फिर पुनः कहां पहुंचता है? ए स्थान पर। तो कह रखा है रवि जब पुनः ए स्थान पर पहुंचता है तो एक चक्कर में कितना लेता है बच्चों? 12 मिनट। और कह रखा है सोनिया एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है? 18 मिनट में। इसका मतलब तेजी से कौन चल रहा है? तेजी से रवि चल रहा है। इसका मतलब मैं लिखूंगा सोनिया एक चक्कर में सोनिया को लिखेंगे, सोनिया को एक चक्कर में लगा समय कितना है? 18 मिनट है। इसी तरीके रवि को एक चक्कर में लगा समय कितने मिनट है बच्चों? 12 मिनट है। तो सवाल हमसे कह रखा है कि सोनिया जब पूरे वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगा लेती है तो वो टोटल टाइम कितना लेती है? 18 मिनट में कंप्लीट करती है। उसी तरीके का रखा अगर रवि पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो उसको कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है।
इसका मतलब मैं अगर यहां इनका ट्रैक बनाऊं तो भैया जी एक सोनिया जी हैं और एक कौन है, एक रवि जी हैं। तो ध्यान से देखो, एक सोनिया जी है और एक क्या है, रवि जी। तो अगर मैं कहूं पहला चक्कर फर्स्ट राउंड, फिर मैं कहूंगा सेकंड राउंड, फिर मैं कहूंगा थर्ड राउंड, फिर मैं कहूंगा बच्चों क्या, फोर्थ राउंड। तो पहला चक्कर कंप्लीट करती तो सोनिया को कितने मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। देखो रवि जब पहला चक्कर चलता है तो कितना मिनट लगता है उसको, 12 मिनट। इसका मतलब पहला चक्कर सोनिया को 18 मिनट, दूसरा चक्कर रवि को 12 मिनट। जब दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगा तो पहले चक्कर में तो 18 मिनट ले ही चुका है, 12 मिनट रवि ले ही चुका है। जब दूसरा चक्कर सोनिया काटेगी और कंप्लीट कर लेगी तो पहले चक्कर में 18, तो दूसरे चक्कर जब पूरा कंप्लीट कर लेगी तो उसको टोटल चलते हुए कितने मिनट हो जाएगा बच्चों, 36 मिनट हो जाएगा। कितने मिनट होगा, 36। जब रवि दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, टोटल इसके मिनट हो जाएंगे 24। इसी तरीके से जब आगे ये तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो कितने मिनट हो जाएगा, तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो इसका हो जाएगा 54 मिनट। और जब ये तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो कितने मिनट हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। ध्यान से देखो, दोनों का अगर टाइम तुम ध्यान से देखो तो दोनों का टाइम एक सेम आया। दूसरे राउंड पर यहां 36 मिनट है और तीसरे राउंड पर यहां 36 मिनट है। इसका मतलब पहली बार वो कब मिलेंगे, पहली बार वो 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तब तक सोनिया 2 राउंड लगा चुकी होगी और रवि कितने राउंड, 3 राउंड लगा चुका होगा। तब जाके वो एक ही स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब 18 से स्टार्ट किया तो इनका 36 आया, 12 से स्टार्ट किया तो भी 36 आया। तो ध्यान से देखो, 18 से भी 36 कट रहा है और 12 से भी 36 कट रहा है। इसका मतलब अगर मुझे डायरेक्ट करना हो, इस तरीके से हमको ना पता हो, तो सिंपली इन दोनों का क्या निकालना है बच्चों, सिंपल इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो जब भी कोई 2 संख्याएं दी हो, उसके आगे का कोई नंबर अगर पूछ रहा हो आगे, तो उसने बोला है ना ये 18 मिनट में कंप्लीट करती है, 12 मिनट, तो जाहिर सी बात है आगे चलकर इन दोनों से अधिक ही कोई नंबर होगा जहां पर वो दोनों एक दूसरे से क्या मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। इसका मतलब मुझे इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का सिंपली क्या निकाल दूंगा, एलसीएम। और जितना एलसीएम आएगा वही कहलाएगा, उतने ही मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे, मिलेंगे। तो देखो 18 लिखूंगा पहले और 18 का मैं करूंगा फैक्टर। तो 18 का फैक्टर होता है 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर जब 12 का फैक्टर लिखूंगा तो 2 गुणे 2 गुणे क्या होता है, 3। इसका मतलब यहाँ 2 की पावर 1 हुआ और 3 का क्या हुआ बच्चों, स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ, 3 की पावर कितना हुआ, 1। अब मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 18 और किसका, 12 का। इसका मतलब हुआ जब मैं 18 और 12 का एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम निकालते हुए जब गुणनखंड घात के रूप में लिखी हो तो जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन वाली कौन सी संख्या है, वो कौन सा लेकर लिया जाएगा संख्या, जो सबसे बड़ी पावर वाली होगी। तो ध्यान से देखो, दोनों में 2 वाला गुणनखंड है, ऊपर 2 की पावर 1 लिखा है, नीचे 2 का स्क्वायर लिखा। तो मैंने क्या बोला, एलसीएम निकालते वक्त सबसे बड़ी पावर वाली संख्या लिया जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में 2 कॉमन है तो दोनों में से बड़ी पावर किसकी, 2 का स्क्वायर। तो यहां लिख लो 2 का स्क्वायर इनटू। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 3 भी दोनों में है, लेकिन यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर क्या है, 2। तो मैंने क्या बोला, अधिकतम पावर वाला। तो अधिकतम पावर वाला कौन सा लिया जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, 9 चौक हो जाएगा 36। इसका मतलब मैं लिख दूंगा कि रवि और सोनिया
क्या लिख दूंगा, हमारा आंसर क्या हो गया, लिख दूंगा रवि व सोनिया दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। यही हमारा बच्चों क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आज हमने एक वीडियो में 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है बोर्ड पर, उसी तरीके आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 14। तो अभी हम लोगों ने, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 के ही जैसे कितने क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन। तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, बिल्कुल उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। अगर मान लो किसी को नहीं आता है या नहीं कर पा रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 सर हमको नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कमेंट आएगा तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा या हल करवा दूंगा। अब आइए 2 क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का रखा, नीचे दी गई आकृति में x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, इस तरीके का भी क्वेश्चन पीछे एक क्वेश्चन हो चुका है। मैंने क्या बताया था कि इस बॉक्स से कितनी शाखाएं निकली हैं, 2। इसका मतलब यक्ष के ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, गुणनखंड। इसी तरीके 195 से कितनी शाखाएं निकली हैं, 2। और वो शाखाएं क्या क्या है, एक 3 है और एक क्या है, y। इसका मतलब 195 का 3 और y क्या होगा बच्चों, गुणनखंड होगा। इसी तरीके से y से भी फिर देखो कितने शाखाएं निकली हैं, 2 शाखाएं। इसका मतलब y का गुणनखंड 5 और क्या है, 13 है। तो मुझे यहाँ से x का वैल्यू निकालना और किसका वैल्यू निकालना है, y का। तो यक्ष का मान कैसे निकलेगा, यक्ष से जितनी शाखाएं निकली हैं अगर उन दोनों का गुणनफल कर देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, यक्ष का आ जाएगा। उसी तरीके से अगर y से जितनी शाखाएं निकली हैं अगर y के दोनों शाखाओं का गुणनफल कर दूंगा, गुणनखंड कर दूं, गुणनफल अगर गुणा कर दूंगा तो किसका वैल्यू निकल आएगा, y का। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं x का। तो ध्यान से देखो, जो x लिखा हुआ है, x की कितनी शाखाएं हैं, 2, 3 और 195। अगर मैं इनका गुणा कर दूं तो मेरा किसका वैल्यू आ जाएगा, x का। तो 3 पचे कितना होगा, 15, 3 नवा कितना होगा, 27, हासिल 1 क्या हो जाएगा, 28, 3 1 कम 3 और हासिल 2 कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब हमारा जो x का मान हुआ वो कितना आया, 585 आया। अब आगे अगर हम बढ़े तो y का मान निकालने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन कैसे है, या तो मैं इन तीनों को ले लूं, क्योंकि y से ध्यान से देखो, इन तीनों का y से कितनी शाखाएं निकली हैं, 2 शाखाएं निकली हैं। तो y से 2 शाखाएं निकली है, तो अगर y का मान मुझे निकालना है तो y के 2 गुणनखंड है, एक 5 है और बच्चों एक क्या है, 13 है। तो 13 और 5 का गुणा कर दूंगा तो बच्चों कितना आएगा, सिंपली तरीके से गुणा कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 65 आएगा। तो हमारा आंसर यक्ष का वैल्यू ये आ गया और हमारा आंसर y का वैल्यू ये आ गया। अभी y का मान निकालने से पहले मैंने बोला था y का मान निकालने के यहाँ कितने ऑप्शन है, यहाँ 2 मेथड है, 2 तरीका है। या तो मैं इन तीनों को ले लूं तब भी y का वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, y और इनके शाखाओं में भी तो है। आप अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों के शाखाओं में भी तो y आ रहा है। इसका मतलब 195 का क्या क्या गुणनखंड है, एक 3 है और एक क्या है, y। तो अगर मैं 195 को
195 का गुणनखंड लिखूं तो एक 3 है और गुणे का एक क्या है बच्चों, y है। इसका मतलब 195 में कितने का भाग चला जाएगा, 3 का, तो इधर क्या बचेगा, y। अब ध्यान से देखो 3 से अगर 195 काटोगे तो 3 छंग 18 और 3 पचे कितना आ जाएगा, 65। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो y का वैल्यू ध्यान से देखो यहां से भी कितना आ गया, 65। तो जब भी इस तरीके का आकृति दे, अगर किसी भी चर का या किसी का मान आपसे पूछ रहा हो, अगर उसके 2 ऑप्शन है 3 ऑप्शन है तो तीनों ऑप्शनों से आंसर सेम ही आएगा। आपको किसी एक ऑप्शन को पिक करना है और उससे आसानी से उसका वैल्यू, उसका मान निकाल लेना है। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो क्वेश्चन नंबर 12 के ही जैसे अगर हम यहाँ बढ़े क्वेश्चन नंबर 14, तो ध्यान से देखो यहाँ काफी बड़ी शाखा है और यहाँ किसका किसका मान निकालना है, दे रखा है। नीचे दी गई आकृति में x, y और किसका वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू निकालना है। तो x, y और z का वैल्यू निकालना है तो ध्यान से देखो, अगर हम इस पे यहाँ बढ़े तो ध्यान से देखो यहाँ x से कितनी शाखाएं निकली हैं बच्चों, 2 शाखा निकली है। इसका मतलब x के कितने गुणनखंड हुए, 2 गुणनखंड हुए। उसी तरीके से 3381 से 2 शाखा निकला है। इसका मतलब 3381 के 2 शाखा कौन कौन से हैं, 3 और y। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 3381 के ये दोनों क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। इसी तरीके से y यहां से देखो 2 शाखाएं निकली है, y के 2 गुणनखंड हुए, एक 7 और 161 हुआ। इसी तरीके से 161 से 2 शाखाएं निकली हैं, 7 और क्या निकला हुआ है, z। इसका मतलब 161 का 7 और z क्या हुआ, गुणनखंड हुआ हमारा। तो क्रम से चलेंगे और x और y का वैल्यू निकालते हुए चलेंगे। तो ध्यान से देखो x का मान अगर मुझे निकालना तो x के कितने गुणनखंड है, 2। तो मैं x का वैल्यू निकालूंगा, x बराबर क्या लिख दूंगा, 2 गुणे 3381। तो x बराबर गुणा करूंगा तो 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6। इसका मतलब मेरा x का मान कितना निकल कर आया, x का मान निकल कर आया 6762 निकल के आया। किसका मान निकल के आया, मेरा x का मान निकल आया। तो एक वैल्यू हमने निकाल लिया x, y और z से। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था कि y के कितने ऑप्शन है, 2। आप y का मान चाहे इन तीनों को लेकर निकाल लो तब भी y का मान आएगा, और आप चाहो y का मान इन तीनों को लेकर निकाल लो तब भी y का मान वही आएगा। दोनों ऑप्शनों से कोई एक ऑप्शन पिक करो और आसानी से आंसर हमारा निकल आएगा। चाहे इन तीनों को हल करो तब भी y का मान वही आएगा, चाहे इन तीनों को हल करो तब भी y का मान वही आएगा। तो किसको ले ले, चलो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब ये कह रखा है कि जो हमारा 3381 है, 3381 का गुणनखंड कौन कौन है, 3 और y है। इसका मतलब 3381 कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यहां से किसका वैल्यू निकलेगा, y का। 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दुनिया 6, 3 सते 21। इसका मतलब जो हमारा y का मान आया वो कितना आया बच्चों, 1127 आया। कितना आया, 1127। तो हमारा एक आंसर x का वैल्यू तो ये वाला हो गया, दूसरा वाला y का वैल्यू ये हो गया। अब हमारा तीसरा बचा z वाला। तो ध्यान से देखो z किसकी शाखा में आ रहा है, 161 की शाखा में आ रहा है। तो अगर मैं z वाला सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखो 161 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 7 गुणे z लिख सकता हूं। अब z के साथ गुणे में है 7, तो ये 7 कहाँ चलाएगा, ये चलाएगा 161 के बटे में। तो ध्यान से देखो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 3 कितना आएगा, 21। इसका मतलब हमारा z का मान मैं लिख सकता हूं कि जो हमारा z का मान आया बच्चों कितना आया, 23 आया। और यही हमारा क्या आया, आंसर आया। तो इस तरीके के सवाल बहुत आसान होते हैं
सिंपल इस तरीके शाखा तोड़ते हुए चला जाता है, जिसका मान निकालना उसको देख लो किन शाखाओं में आ रहा है, वो किसका गुणनखंड है, बस उनको सॉल्व कर लो, उन सब का वैल्यू निकलता चला जाएगा। तो हमारा इस सवाल में x का वैल्यू 6762 आया, y का वैल्यू 1127 आया और z का मान निकाला तो कितना आया, 23 आया। इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 1A पूरी तरीके से समाप्त होता है। आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, प्रॉपर वीडियो देखकर अपना पूरा प्रश्नावली 1A का रिवाइज करिए या पूरा उसका नोट्स बना लीजिए। अब जो भी वीडियो आएगा उसको, उस वीडियो में हम प्रश्नावली कौन सा स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 1B स्टार्ट करेंगे। नई बुक के हिसाब से 1B और पुराने बुक के हिसाब से वो क्या कहलाएगा, 1C कहलाएगा। अब इस तरीके से प्रश्नावली हम यहाँ पूरा समाप्त हो जाता है।